नमस्कार। विवाह के विरोध में मैं एस.एन. विरोध आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना विकास क्रम पर अपने विचार आपके साथ शेयर करना। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से विपक्षी एकता के जो प्रयास किए जा रहे हैं, कई नेताओं ने पहल की, उसका एक उल्लेखनीय स्वरूप पिछले दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति द्वारा आयोजित विशाल रैली में विपक्षी नेताओं की उपस्थिति और उनके द्वारा प्रकट विचार से यह आशाबंधी है कि आने वाले दिनों में विपक्ष एकजुट हो सकता है। हालांकि इसमें अनेक शंकाएं अभी भी प्रकट की जा रही हैं। उसका एक मुख्य कारण यह रहा कि भारत राष्ट्र समिति चंद्रशेखर राव की रैली में विपक्ष की ओर से, जहां समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल आदि शामिल हुए, सीपीआई के कम्युनिस्ट पार्टी के भी गए नेता थे, अन्य दलों के नेता थे, लेकिन एक नाम जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के विकल्प के रूप में लिया जाता है, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो अनुपस्थित रहे। इसे लेकर अनेक कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षी एकता के मार्ग में इसे एक बाधा के रूप में भी देखा जा रहा है। मतैक्य नहीं बन रहा है, उसका एक प्रमाण के रूप में इसे पेश किया जा रहा है। यह एक घटना है, लेकिन अभी समय है, अभी वो प्रक्रिया चल रही है। आशा करें कि शायद होगी। लेकिन एक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें जो वहां कही गई, एक तो यह आरोप लगाया गया केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार की भाजपा नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार पर कि वह भारत के संघीय ढांचे को बर्बाद करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। यह एक अत्यंत ही गंभीर आरोप है। ध्यान रहे, हमारे यहां एक संघीय, भारत में संघीय ढांचा है, इस लोकतंत्र की एक खुशबू है। यह प्रमाण पहले भी रहा है, आज भी एक अनेक राज्यों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अनेक राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, लेकिन हमारा संविधान उन्हें एकजुट होकर धर्मनिरपेक्षता, समानता और सबके लिए समान अवसर तथा सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, उन्हें प्रेरित करता है। इससे कोई अलग नहीं हट सकता। लेकिन कल की रैली में, चंद्रशेखर राव द्वारा आयोजित रैली में जो विचार प्रकट किए गए नेताओं द्वारा, उन लोगों ने जहां संघीय ढांचे प्रहार की बात को, वहां यह भी कहा कि लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में भी बाधाएं खड़ी की जा रही हैं, और इसके लिए विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए। विशेषकर गैर भाजपा शासित राज्यों में जो राज्यपालों को भूमिका रही है, उसे लेकर के अनेक सवाल खड़े किए, और बल्कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किए गए कि वो राज्यपाल नहीं कर रहे हैं, वो मोदी करवा रहे हैं। यह ऐसा होता है, जब आप सारी सफलता का श्रेय एक व्यक्ति को देंगे तो फिर ऐसे प्रहार भी उसी व्यक्ति को झेलना होगा। इस मामले में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री निशाने पर आ जाते हैं। और चूंकि इस सिलसिले में जब राज्यपालों की भूमिका की बात आई, तो अनेक प्रमाण दिए गए, नाम लेकर के वहां नेताओं ने दिए। विशेषकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी मुखर थे। जब उन्होंने राज्यों के नाम गिना करके प्रहार किया, तो वहां क्या हो रहा है, वहां के राज्यपाल काम नहीं करने दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच जो मतभेद हमेशा सामने आते हैं, जो टकराव की स्थिति हमेशा सामने प्रकट होती है, वह प्रमाण है एक। इसके पूर्व दुखद रूप से एक उदाहरण देना चाहूंगा पश्चिम बंगाल। वहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की निर्वाचित सरकार है, प्रचंड बहुमत के साथ वहां वो सत्ता में है, वहां की जनता का समर्थन उन्हें मिला हुआ है। हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब वहां के राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व, उन पर ममता बनर्जी लगातार आरोप लगाती रही कि वे सरकारी कामकाज में, सरकार के कामकाज में हमेशा अड़चने पैदा करते हैं, बाधाएं पैदा करते हैं। ऐसे अनेक प्रमाण दिए सकते हैं जो उनके आरोपों में दम भी था। एक प्रकार से यह कहा जाए कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। यह उपराष्ट्रपति धनखड़ पर, जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ऐसे आरोप लगते रहे। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर वह उपराज्यपाल की भूमिका को लेकर भी अनेक सवाल देश में खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल प्राय प्रत्येक दिन आक्रामक रहते हैं और अनेक उदाहरण गिराते हैं जब उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी की जाती हैं। हास्यास्पद रूप से जो ताजा घटना है, शिक्षकों को, कुछ शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाना था, उस पर बाधा खड़ी कर दी वहां के उपराज्यपाल ने। क्यों? जबकि यह, आप चाहे राजनीतिक स्तर पर जितना विरोध कर लें, लेकिन एक सच्चाई है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल ऐसा क्यों होता है। वर्तमान सरकार, वर्तमान भाजपा नेतृत्व की सरकार पर आरोप लगते हैं कि वह लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन चाहती है। अनेक प्रमाण दिए गए इस पक्ष में, लेकिन लोग इसे बहुमत के इसलिए खारिज कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी एक लोकतांत्रिक, राष्ट्रवादी, राष्ट्र हितकारी राजदल के रूप में अपनी विशिष्ट छवि के साथ सत्तासीन है। वो राष्ट्र विरोधी कोई कदम उठाएगी, इस पर अभी विश्वास करने के लिए आम जनता तैयार नहीं है। राजनीतिक कारणों से अनेक फैसले हो सकते हैं जिस पर कि जनता का विरोध, विपक्षी दलों का विरोध, हमारा आपका विरोध हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्र विरोधी नीतियों को अपनाने के आरोप के खरीदार अभी इस देश में कहीं कोई किसी कोने में होंगे, लेकिन बहुमत नहीं है। इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वे देश की इस आशा आकांक्षा के मद्देनजर कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे उनकी नीति को लेकर समानता और सबके लिए कारगर नीतियों के खिलाफ उनके कदम जाए साबित हो जाए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जो कि देश आशा कर रहा है। और हां, इसी सिलसिले में चूंकि वहां पर रैली में जो चिन्हित किए गए जो मांगों में, वो किसान के पक्ष में एक बड़ी सूझबूझ के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने एक नारा दिया कि अब की बार किसान सरकार, ध्यान रहे, अब की बार किसान सरकार। यह एक महत्वपूर्ण घटना विकास क्रम के रूप में लिया जा रहा है, क्योंकि किसानों को एकजुट कर अगर कोई राजदल जनता के सामने जाता है तो तय मानिए कि उसे अपार समर्थन मिलेगा। अन्नदाता है ये किसान हमारे। पिछले वर्ष जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली के सरहद पर,
तो उसने भारत सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया था इस बात को समझ। और शायद उसी ताकत को पहचान ये पहली बार हुआ है कि इस तरह का कोई नारा बुलंद किया गया कि अब की बार किसान सरकार, किसानों के हित में आगे आने वाले लोगों को, राजदलों को, नेताओं को व्यापक समर्थन मिलेगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, चूंकि ये सारे के सारे इसे भी विपक्षी एकता की पहल के रूप में देखा जा रहा, वहां जमावड़ा जो हुआ, अब उसमें एक सवाल ये खड़ा हो गया है कि जिस नीतीश कुमार को मोदी के विकल्प के रूप में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, वो नीतीश कुमार उस रैली में क्यों नहीं शामिल हुए। अनेक विपक्षी नेता वहां गए, स्वयं अखिलेश यादव गए, अरविंद केजरीवाल आदि गए, अनेक मुख्यमंत्री गए, लेकिन नीतीश कुमार के नहीं जाने से एक सवाल पैदा हो जाए, एक बड़ा सवाल कि क्या यहां कहीं नीतीश कुमार की निजी महत्वाकांक्षा तो आड़े नहीं आई। ध्यान रखें कि जब जब विपक्षी एकता की बात आती है, उसके मार्ग में सत्ता पक्ष की ओर से अवरोधक पैदा किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, हम कहते हैं कि बहुमत की सरकार है, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है, लेकिन उन्हें देश का कितना प्रतिशत मत प्राप्त है? मात्र 35%। ध्यान रखें, भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में मात्र 35% के करीब मत मिले थे। 65% मत विपक्षी दलों गए थे, लेकिन विपक्ष बिखरा था, वो 65% बिखर गया। वो अगर एकजुट होता तो इस सत्ता में नहीं आते। हालांकि अभी हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली की एक विडंबना है, हम बहुमत की बात करते हैं, बहुमत से यह माना जाता है कि कम से कम आधे लोगों से ज्यादा का समर्थन, अर्थात 50% और उससे अधिक का समर्थन, लेकिन यहाँ 34%, 35% मत प्राप्त कर आप सत्तासीन हो जाते हैं, जबकि आपके खिलाफ यह सत्य है, कड़वा सच है, चिन्हित सच है, सत्य है कि आपके खिलाफ 65%, ध्यान रखें, 35% के मुकाबले 65% मतदाता ने खिलाफ पे वोट दिया, लेकिन चूंकि वो 65% टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, 35% बहुमत के साथ सत्ता में। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। आने वाले दिनों में इस पर भी एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि 50% से कम मत प्राप्त करने वाले बहुमत का दावा कैसे कर सकते हैं। यह हमारी शिक्षा, हमारी वैचारिक सोच पर एक सवालिया निशान है। इस पर यह विषय राष्ट्रीय बहस का आकांक्षी है। इस पर तटस्थ होकर निष्पक्ष भाव से हर दल बैठ करके वैचारिक मंथन करे, क्योंकि बहुमत का आदर लोकतंत्र में हमेशा किया जाता है, किया जाता रहेगा, लेकिन बहुमत हो, अल्पमत जब बहुमत में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि अभी है, पहले भी हुआ है, तो आप न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते, उस न्याय की जो आम जनता चाहती है। समाज का कमजोर वर्ग चाहता है, पिछड़ा वर्ग चाहता है, दमित वर्ग चाहता है, शोषित वर्ग चाहता है, उसके साथ न्याय हो। लेकिन आज आजादी के इस अमृत काल में भी, क्षमा करेंगे इस स्वीकारोक्ति के लिए, कि आज भी वह वर्ग अपेक्षित न्याय से वंचित है। क्यों? विचार करें, यह भारत देश है। आज जब उसके संघीय ढांचे पर प्रहार के आरोप लग रहे हैं, तो इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस पर एक बहस हो, राष्ट्रीय बहस हो, जिसमें ये सारे मुद्दे जिस पर अभी हमने चर्चा की उसमें आ जाएंगे, क्योंकि यह दोहराना ही होगा फिर कि देश
हित के आगे और किसी का निजी हित आड़े नहीं आना चाहिए। देश हित सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि है। इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।